हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्मूले पढ़ते हैं हम। जैसे कि हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा है, सुक्रोज का फॉर्मूला पढ़ा है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला पढ़ा है ना। HNO3 इज अ फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये सब क्या है? फॉर्मूले। और इन फॉर्मूले से आपको पता क्या चलता है? बेटा, जो फॉर्मूला होता है वो हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं और उनके कितने नंबर प्रेजेंट हैं। ये हमें किससे पता चलता है? कंपाउंड के फॉर्मूले से पता चलता है। फॉर्मूले की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखी है। मैं हर वीडियो में आपको एक बात कहती हूँ कि आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं। मैं जो भी चीजें बोर्ड पर लिखती हूँ उसको आप नोट करें, अपने एक सेल्फ नोट्स तैयार करें, जिससे कि जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार हों और वो आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में। तो फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल विच टेल्स अबाउट द नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब ये जो फॉर्मूले होते हैं वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं, भाई आपको पता है मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनके बीच में जो सिंपल रेशियो होगी वो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर क्या बताता है और ये क्यों डिफरेंट है एम्पेरिकल फॉर्मूले से? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा बताएगा हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये हमें बताएगा कि कितने एग्जैक्ट नंबर एटम्स के प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमें पता है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, वो होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन 6 है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है। अगर ये एग्जैक्ट नंबर फॉर्मूले के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, तभी तभी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है। राइट। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप हमेशा यही लिखते हैं, कभी आप ये तो नहीं लिखते ना 10 तो नहीं होता ना हाइड्रोजन, क्योंकि 10 अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तो ग्लूकोज का फॉर्मूला वो नहीं रहेगा। तो ग्लूकोज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 6, 12 एंड 6। राइट। अब अगर मैं इसकी रेशो निकालूं, अगर हम इसकी रेशो निकालें, इसमें प्रेजेंट जो एटम है उनकी रेशो निकालें, तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 1:2:1। दिस इज द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल रेशियो है, इससे आगे ये कट नहीं रहा है, होल नंबर रेशियो है। तो हमें क्या पता चला कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो है? 1:2:1 रेशियो है। और जो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, यही क्या देता है? हमें इंपेरिकल फॉर्मूला देता है। इसका मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर C6H12O6 है, तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा CH2O होगा। राइट। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है तो उससे आप उसका रेशियो निकालकर, एटम्स के बीच का रेशियो निकालकर, लेकिन ये शर्त है कि होल नंबर रेशो होना चाहिए, आप क्या निकाल सकते हैं वहां पर? आप वहां पर निकाल सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप बेंजीन को तो आप जानते हैं और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी जानते हैं, वो क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन के अंदर कार्बन 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और 6 एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलकर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मुझे अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? मैं इन दोनों एटम का होल नंबर रेशियो निकालूंगी। तो 6:6 का होल नंबर रेशियो 1:1 हो जाएगा। राइट। तो यहां पर क्या आया? इंपेरिकल फॉर्मूला आया CH। देख रहे हैं आप? बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला CH है, वही बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H6 है। तो रेशो
जो रेशो बताता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है और जो एग्जैक्ट नंबर बताता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। बेटा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के लिए सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर एक मॉलिक्यूल के लिए अपना पर्सनल होता है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसमें कितने एटम के एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट होंगे, ये उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की पहचान होती है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात हो गई, एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात हो गई। तो इतने आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास के जो आपके होम एग्जामिनेशन होते हैं, या कई बार जब आप नीट या जेई का एग्जाम देते हो तो वहां पर भी आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलवाता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए वहां पर आपको क्वेश्चन में दिए होता है डेटा, और उस डेटा की हेल्प से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हो, और उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हो। तो हम इस चीज को न्यूमेरिकल की हेल्प से ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किन किन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी इस तरह के न्यूमेरिकल करने के लिए। पहला फॉर्मूला है हमारा कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछेगा और मॉलिक्यूलर भी। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला करना है। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करना होगा, वेयर n इज एन इंटीजर। इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। देखो अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अगर आपको CH2O दिया हुआ है और आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हो? आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर आएगा C6H12O6। तो इस वाले केस में n की वैल्यू 6 है। अब आप कहोगे कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि n की वैल्यू क्या होगी? आपने यहाँ पर 6 तो ये देखकर बता दी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन अगर हमें रेंडमली किसी अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ लिया तब हमें कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए बेटा एक दूसरा फॉर्मूला है। n की वैल्यू को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मास और एम्पेरिकल फॉर्मूले मास की रेशो निकालनी होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास को आप एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और वो n की जो वैल्यू होगी, वो जो इंटीजर होगा, उससे आप मल्टीप्लाई जब एम्पेरिकल फॉर्मूले को करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक बात है। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया ही ना हो क्वेश्चन में। देखो 90% केसेस में मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास आपको देता है। मोलर मास तो आप समझते हैं क्या होता है। फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वहां पर आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी। वेपर डेंसिटी अगर गिवन है तो एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास आपको मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास से डिवाइड कर दोगे और n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू आ जाएगी तो उसको एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ये तीन फॉर्मूले यूज करके ही हम इस चैप्टर से रिलेटेड, या कह लूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस ये तीन फॉर्मूले याद करने हैं इस टॉपिक के लिए, राइट। अब आप कहोगे मैम ये सारी कहानी तो समझ में आ गई, फॉर्मूले भी याद कर लेंगे, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो तभी निकलेगा ना जब इंपेरिकल फॉर्मूला हमें पता होगा। बिल्कुल बात सही है। तो इसके लिए हम करते हैं एक न्यूमेरिकल, और उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हमने ये तीनों फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। उसके लिए बेटा एक न्यूमेरिकल लिखें। एक क्वेश्चन गिवन है हमें। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेन क्या क्या है इसके पास? इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4.07%। ठीक है, 4.07% क्या प्रेजेंट है हमारे पास? हाइड्रोजन। कार्बन की वैल्यू हमें गिवन है 24.27%। ठीक है, कार्बन की ये वैल्यू हमें गिवन है। साथ में हमें Cl की वैल्यू गिवन है 71.65%। राइट, ये हमें डेटा गिवन है
इस क्वेश्चन में, और हमसे पूछा क्या है, और भी हमें कुछ गिवन है, हमें दिया हुआ है मोलर मास। मैंने आपको कहा था मोलर मास या तो ये दिया हुआ होगा या वेपर डेंसिटी दी होगी। तो मोलर मास इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 9.96 ग्राम। चलो जी, फिर पूछा क्या है, पूछा है हमसे व्हाट आर द empirical formula and molecular formula of the compound। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो हमें क्वेश्चन को रीड करके ये तो समझ में आ गया कि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। और मैम ने आपको ये भी बता दिया कि ये 3 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपने याद कर लिए, आप इनको अप्लाई कैसे करना है, आई थिंक आपने ये सब चीजें नोट कर ली होगी। मैं इनको हटा रही हूँ और अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको डेटा दिया हुआ है, कार्बन की वैल्यू दी हुई है, हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है और क्लोरीन की वैल्यू दी हुई है। हमें जो भी डेटा दिया होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम एक बार क्या करते हैं, फॉर सेफर साइड इन सारी वैल्यू को ऐड करके देते हैं, लिख लेते हैं कि देखते हैं कि ये लगभग 100% होनी चाहिए। अगर ये 100% नहीं है, कुछ कमी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। मैंने इसको ऐड करके देखा, ये लगभग 100 आ रहा है, राइट। परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब 100 के अंदर 4.07 हाइड्रोजन है, 100 के अंदर 2427 कार्बन है और क्लोरीन कितना है, 71.65 प्रेजेंट है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए और गलतियां कम से कम हो, सेफर साइड आप क्या यूज करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। उसके लिए हम बनाएंगे अपने 4 कॉलम बनाए मैंने, ठीक है। पहले में मैंने लिखा एलिमेंट कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट मुझे दिए हुए कार्बन प्रेजेंट है जी, हाइड्रोजन प्रेजेंट है जी और Cl प्रेजेंट है, राइट। ये इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, इनके डेटा हमें गिवन है, राइट। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें वैल्यूज दी हुई है कि इतने इतने परसेंट प्रेजेंट है। तो अगर मैं टोटल को 100 ग्राम मान लूं तो 100 ग्राम में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या मास मुझे कितना दिया हुआ है कार्बन का, कार्बन का मास मुझे दिया हुआ है 24.27 ग्राम, ठीक है। अगर मैं टोटल को 100 ग्राम मान रही हूँ तो इट इज अ 24.27 ग्राम कार्बन ना। अब हाइड्रोजन कितना गिवन है, 4.07 ग्राम और Cl कितना है, 71.65 ग्राम। हमें मास पता चल गया हर एक एलिमेंट का। अगर हमें मास पता है और एटॉमिक मास हमें एटम के पता है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बेटा, है ना। एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ। एटॉमिक मास हम लिखते हैं यहाँ पे, कार्बन का आपको पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और Cl का होता है 35.5। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जब हम मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकालने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो 24.27 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2.02 के आसपास आ रहा है बेटा। इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 4.07 आएगा और 35.5 से जब 71.65 को देखो, ये इससे 2 टाइम्स ही है, तो ये भी 2.02 आएगा, राइट। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको निकालनी होगी सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो निकालनी होगी और सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स की सबसे कम वैल्यू आई है ना, उससे आप बाकी वैल्यूज को डिवाइड कर दो तो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पर 2.02 है ये वैल्यू, ये 4.07 है, ये 2.02 है। तो कम वैल्यू कौन सी है, 2.02 है। तो मैं तीनों वैल्यूज को 2.02 से डिवाइड कर दूंगी। फर्स्ट वैल्यू को 2.02 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ 1 आएगा। 4.07 को डिवाइड करेंगे 2.02 से तो अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। और 2.02 को करेंगे, मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन रह जाए। 1 आएगी बेटा वैल्यू, 4.07 बाई 2.02 तो वैल्यू 2 आएगी और 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 तो वैल्यू 2 आएगी, 1 आएगी। ओके, ये हमारी होल नंबर रेशो आई हैं, ये हमारी क्या आई है, होल नंबर सिंपलेस्ट रेशो आई हैं। बाई चांस अगर ये होल नंबर नहीं आएगा तो आप इसको
क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? मैं ऐसा भी एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगी जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अब ये आने के बाद, ये सब निकलने के बाद आपको ये पता चल गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और Cl की कितनी रेशो प्रेजेंट है। और आपको पता है कि जब हमें एटम की रेशो प्रेजेंट पता होती है तो वहां से निकलता है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये जो गिवन कंपाउंड था जिसके अंदर ये एलिमेंट की रेशो हमें दी हुई थी, एलिमेंट की परसेंटेज हमें दी हुई थी, उनकी रेशो हमने निकाल ली, तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल लिया बेटा। और वो क्या हो जाएगा, देखो कार्बन की 1 आ रही है वैल्यू, हाइड्रोजन की 2 आ रही है और Cl की 1 आ रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, CH2Cl। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। और हमारा पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो और टेबल बना के भी कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, अगर टेबल बनाकर करोगे ना बेटा तो गलतियां कम होंगी और एग्जामिनर को आपकी जो कॉपी है उसे चेक करने में बहुत आसानी होगी। सब कुछ सामने लिखा हुआ है, आपने पूरी प्रॉपर टेबल बनाई हुई है कि ये एटॉमिक मास है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये सिंपलेस्ट रेशो है, राइट? अगर ये होल नंबर नहीं आएगा तो एक और टेबल बना के, एक और कॉलम बना के आप इसको होल नंबर में भी कन्वर्ट करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया जी। अब अगर इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता है तो उस इंपेरिकल फॉर्मूले का आप मास निकाल सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास क्या होता है, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूले का मास क्या है, जो इनके इसके अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं उनका मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं अब हम। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा बेटे, कार्बन मेरे पास एक है तो कार्बन का क्या हो गया, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस 35.5, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और वैल्यू आ रही है हमारी 49.5 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाल लिया और आपको मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है। तो जब मोलर मास गिवन है और इंपेरिकल फॉर्मूला मास गिवन है तो हमें इस फॉर्मूले की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास गिवन था। तो यहाँ सिर्फ दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं हम, एक ये और एक ये। अभी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास है 98.96 ग्राम और इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाला 49.5 ग्राम। 49.5 से जब आप 98.96 को डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अगर n की वैल्यू 2 आ गई, आपको n पता चल गया, तो आप पहले फॉर्मूले पर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा था वो आपने निकाल दिया था, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था। तो अब आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, CH2Cl। n की वैल्यू क्या आई, 2 आई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे फॉर्मूले को तो क्या आ जाएगा, C2H4Cl। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। तो आपने देखा, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला और हमें सिर्फ यूज करने पड़े दो फॉर्मूले। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे और ऐसा कर पाएंगे कि एग्जामिनर को बिल्कुल सामने से आपकी नोटबुक में सब कुछ दिखाई दे और वो आपको आसानी से नंबर दे सके, आपको अच्छे नंबर मिल सके। अब एक और क्वेश्चन बेटा हम ट्राई करेंगे। यही 3 फॉर्मूले इस टॉपिक के लिए हम यूज करेंगे और एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए, ए कंपाउंड कंटेन्स 50% A एंड 50% B। ठीक है, और इसने हमें ये कहा है कि एटॉमिक मास ऑफ A इज इक्वल टू 10 एंड एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्योंकि ए और बी हमें नहीं पता, हमें कार्बन, हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट दिए हुए हैं, हमें उनके मास पता होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने ए और बी कोई वो दे दिए एटम, तो उनके मास भी फिर इसने हमें दिए हैं एटॉमिक मास, जिससे कि हम क्वेश्चन को कर सके।
तो कंपाउंड के अंदर इसने हमें परसेंटेज दे दी है, देखो 50 और 50 यानी कि 100% के अंदर आधा ए प्रेजेंट है और आधा बी प्रेजेंट है। और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, देखो मोलर मास तो दिया नहीं हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्मूले का मतलब है कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। लैंग्वेज पर ध्यान देंगे क्वेश्चन की। जब आपने इंपेरिकल फॉर्मूले का लिखा था, आपने इंपेरिकल फॉर्मूले के बारे में लिखा था कि भाई जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो सिंपलेस्ट रेशो होती है। तो सिंपलेस्ट रेशो आपने यहाँ पर निकालनी है। आप सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए फिर से आप टेबल बनाएंगे। आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है ए और बी। 50-50% यानी कि 50 ये ग्राम ये प्रेजेंट है, 50 ग्राम ये प्रेजेंट है, अगर टोटल कंपाउंड हमारा 100 ग्राम प्रेजेंट है। दोनों के हमें क्या दिए हुए हैं, ये तो हमें क्या दे दिया, मास दे दिया। ये हमारे एलिमेंट हैं। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा। तो 50/10 क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 50/20 क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या करेंगे, स्मॉल वाले के साथ जो छोटा है उससे डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो वैल्यू कम होती है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो 5 को डिवाइड करेंगे 2.5 से तो क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा। और 2.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 नहीं आएगा, सॉरी 2 आएगा। और 2.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और दोनों रेशो होल नंबर में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए आया हमारा 2 और बी आया हमारा 1, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, A2B। दिस इज द आंसर। देखो, अगर सिर्फ आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आ गया ये। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में ना। अब आप हमसे क्या कहा है इसने, राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए हुए हैं, हमें उनसे क्या बताने हैं, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। आपको पता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर होता है और इंपेरिकल फॉर्मूला रेशो होती है। तो हम रेशो ही निकालने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या कंपाउंड दिए हैं, N2O4 दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है B2H6, तीसरा हमें दिया हुआ है C6H12 और एक हमें दिया हुआ है N2O5। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनके आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और आंसर निकालने की कोशिश करें, फिर मैं आंसर निकालूंगी तो आप अपने आंसर को फिर मैच करेंगे। ट्राई करें बेटा एक बार। हाँ जी, चलिए, किया आपने क्वेश्चन। अब हम ट्राई करते हैं इसको, क्या आंसर आया आपका, देखते हैं। N2O4 में आप देख रहे हो 2:4 की रेशो है। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट रेशो निकालूं तो क्या आ जाएगी, 1:2 की रेशो आ जाएगी। तो क्या बनेगा इसका, N2O4 का इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा NO2। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ N2O4। N2O4 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और NO2 इज ए इंपेरिकल फॉर्मूला। B2H6 में देखते हैं, 2:6 है बेटा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। क्या बनेगा इंपेरिकल फॉर्मूला, BH3। BH3 इज ए इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट। C6H12 में देखते हैं, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ रेशो निकालनी है, सिंपल रेशो निकालनी है, लेकिन याद रखेंगे होल नंबर रेशो होनी चाहिए। अब ये 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो क्या आ जाएगा, 6 1 C1H2। C1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। दिस इज द empirical formula of C6H12। N2O5 में देखते हैं, N2O5 में 2:5। आप बताओ 2:5 की क्या होल नंबर रेशो आ सकती है, आप कैसे भी कट करके देख लो, ये कट नहीं हो रहा।
तो यहाँ पर बेटा इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो यही होगा N2O5। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें आपने पॉइंट्स में नहीं निकालनी है रेशो, मैंने आपको बार बार बोला है सिंपल रेशो, होल नंबर रेशो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि 4 ऑप्शन दे, मान लो ये 4 ऑप्शन दे और आपसे पूछे कि कौन सा कंपाउंड है, विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? N2O5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराऊंगी, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक, और इससे हम अपने छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स भी क्लियर करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स क्या क्या दिया हुआ है हमें क्या है? कार्बन 57.8% है, हाइड्रोजन 3.6% है, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। उसने हमें बताया नहीं है कि ऑक्सीजन कितनी है, और हो सकता है वो क्वेश्चन में लिखे भी ना। ठीक है, यहाँ तो उसने कह दिया रेस्ट इज ऑक्सीजन, वो हो सकता है क्वेश्चन में लिखे ही ना। ये बात समझ में आ रही है मेरी? आप क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे। आपको समझ में, देखकर ही समझ में आ रहा है कि टोटल 100 नहीं हुआ, ये टोटल 100 नहीं हुआ। 57.8 प्लस 3.6 कितना हुआ? 61.4। यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है बेटा? अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या है, तो आप उसे ऑक्सीजन मानेंगे, है ना, उसे आप ऑक्सीजन मानेंगे। इसने तो दिया हुआ है आपको रेस्ट इज ऑक्सीजन, इसने तो कहा हुआ है कि रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, अभी निकालते हैं ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू होगी। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द वेपर डेंसिटी। देखो यहाँ पर वेपर डेंसिटी दी है क्वेश्चन में, हमें मोलर मास नहीं गिवन है, वेपर डेंसिटी का है उसने 83 है, वेपर डेंसिटी इज 83। फाइंड आउट, क्या पता करना है हमने? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखा कि 61.4 पार्ट हमें गिवन है और रेस्ट ऑक्सीजन है, तो 100 माइनस 61.4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38.6। ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 38.6 आ गई हमारी ऑक्सीजन। तो चलिए टेबल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जो टोटल वैल्यू है उसको पहले ऐड करके देख लें, वो 100 के आसपास होनी चाहिए। अगर 100 से कम है तो इसका मतलब डेटा में कुछ मिसिंग है, और अगर मिसिंग है या तो वो कहेगा कि रेस्ट इज ऑक्सीजन, नहीं तो आपको मान लेना है कि वो ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे पहले एलिमेंट। एलिमेंट हमें कौन कौन से गिवन है? कार्बन हमें गिवन है, हाइड्रोजन हमें गिवन है, ऑक्सीजन हमें गिवन है। ठीक है, अब इसका मास देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें कार्बन का मास दिया हुआ है बेटा कितना? 57.8, और हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है 3.6, तो हाइड्रोजन लिखेंगे 3.6। ऑक्सीजन हमने निकाला है 100 में से माइनस करके 38.6, राइट। तो अब हम निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास करेंगे यहाँ पे। तो 57.8 को हमने किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, 3.6 को 1 से डिवाइड करना है, और 38.6 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.82 आ रहा है, 4.82 आ रहा है कार्बन। हाइड्रोजन आएगा 3.6 क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हो, और ये आ रहा है आपका 2.41। ठीक है, अब निकालेंगे हम सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो वैल्यू सबसे कम होती है उससे बाकी वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे कम वैल्यू हमारी क्या है? 2.41 सबसे कम वैल्यू आई है। 2.41 से सबको डिवाइड करेंगे, 4.82 अपॉन 2.41, 3.6 बाई 2.41, और 2.41 डिवाइडेड बाई 2.41। समझ में आती है ये बात? ठीक है, हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? यहाँ तो लगभग 2 आ जाएगा, ये यहाँ आएगा 1.49 और यहाँ आएगा 1। 1.49 को आप 5 भी
5 मान लो, यहाँ पे 1.5 मान लो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो ये रेशो निकली है वो होल नंबर नहीं है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप पूरे को, अगर मैं इसको मिनिमम 1 से डिवाइड करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूं तो होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मिनिमम नंबर मैंने 2 लिया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैंने इस सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 4 3 2, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका डेटा हमें गिवन था। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमने निकाली है, और वो कितनी है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 2। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। इंपेरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और n की वैल्यू से फिर हम निकालते हैं, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें कुछ और गिवन है, हमें गिवन है वेपर डेंसिटी। तो पहले हम फॉर्मूला नंबर 3 यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और क्या आ जाएगी वैल्यू, 246 आ जाएगी, है ना, 246 ग्राम आ गई, राइट। अब क्या करेंगे आप, मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल गया, इंपेरिकल फॉर्मूले का मास भी निकाल लो। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, सारे एटम के मास को जोड़ देंगे, तो क्या है 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 2, क्योंकि 2 एटम है ना ऑक्सीजन के, तो ये कितना हो गया, 48 प्लस 3 प्लस 32, ऐड करेंगे 48, 32 और 3 को 5 8 9 10 11 12 13 3 1 4 4 8, 83 आ गया बेटा, ये 83 आ गया, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब क्या निकालेंगे, एन निकालते हैं, सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया हमने, अब सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूले में एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया था 246 है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया 83 है, डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, आ गया 2, ठीक है। एन की वैल्यू आ गई। अब हम फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि C4H3O2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो क्या आ जाएगा C8H6O4। This is the answer. This is the molecular formula of this compound which have carbon, hydrogen and oxygen. तो बेटा ये देखो, हमने 3-4 न्यूमेरिकल किए और उनकी हेल्प से हमने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और आपको इस टॉपिक को करने के लिए ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड आसानी से कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक आई होप समझ आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।